सर्विंग फर्स्ट। तो सर्विंग फर्स्ट में अभी तक हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि किसी बिल्डिंग को कैसे मेजर करते हैं, किसी बिल्डिंग के मापने की इकाइयाँ क्या क्या हैं, उसके डिस्टेंस नापने के मेथड क्या क्या है। तो जब हमें ये पता चल गया कि हमें अपनी बिल्डिंग को, अपने एरिया को इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो उनका हमें मेजरमेंट पता होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उस चीज का, उस एरिया का या बिल्डिंग का मैप बनाते हैं। तो मैप क्या है? मैप किसी बिल्डिंग का हो सकता है, किसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग का हो सकता है, या फिर किसी फ्लैट का हो सकता है। मैप तो कंट्री का भी हो सकता है और स्टेट का भी हो सकता है। तो हम सभी चीज को एक ही कॉन्सेप्ट में नहीं रख सकते, सभी को हम मैप नहीं बोल सकते। हमारे सर्वेइंग में जो मैप होता है इसको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, पहला प्लान या दूसरा मैप। तो प्लान और मैप में डिफरेंस क्या है? दोनों होता एक ही चीज ही है, जो हमारी क्या कर रही है, बिल्डिंग की शेप को दर्शा रही है, या फिर जो हमारा एरिया है उसकी शेप को दर्शा रहे हैं। पर एक को प्लान बोलते हैं और एक को मैप बोलते हैं। तो डिफरेंस देखते हैं। प्लान क्या होता है? जब किसी शेप को, भूमि की शेप को, आकृति को बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर ड्राइंग शीट पर खींचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। जब हम भूमि को नाप लेते हैं तो उसका नक्शा किस पर बनाते हैं? किसी कागज शीट पर बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग शीट। तो जब ड्राइंग शीट पर उसकी आकृति को हम लार्ज स्केल पर बना रहे हैं, अगर आपकी, जैसे कि इसकी बात करें, कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, क्या है? हॉस्पिटल की बिल्डिंग। आपको इसका नक्शा बनाना है, इसको दर्शाना है अपनी ड्राइंग शीट पर, तो आपने दर्शा दिया, ये आपकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग आ गई। तब आपने क्या किया? इसको लार्ज स्केल पर बनाया। अभी हम समझते हैं लार्ज स्केल पर कैसे बनाया। यही देखिए मैप क्या कहता है, जब किसी भूमि की आकृति को हम स्मॉल स्केल पर ड्राइंग शीट पर दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। मतलब कि हमने किसी भूमि की आकृति को लिया, इसको हमने मान लिया प्लान, इसको हमने मान लिया मैप। जब हमने किसी भूमि की आकृति को स्मॉल स्केल पर ड्राइंग शीट पर दर्शाया तब उसे हम मैप कहते हैं। अब कोई भी भूमि की आकृति है, जैसा आपका यूपी है, यूपी की शेप कैसी है? कुछ आपका, हमने ये यूपी इस तरीके से दर्शा दिया। कोई भी स्टेट मान लीजिए, वो हमने इस तरीके से दर्शा दिया। ये हमने क्या किया कि उसकी जैसी शेप थी वैसी हमने अपनी ड्राइंग शीट पर दर्शा दी। तब आप एक चीज देखिए, ये एक हॉस्पिटल है और ये एक पूरा स्टेट है। एक स्टेट के अंदर सैकड़ों हॉस्पिटल होते हैं, हमने उसको भी उसी शीट पर दर्शाया और इसको भी, एक हॉस्पिटल को भी इसी शीट पर दर्शाया। तो क्या दोनों के नाम एक ही थे जो हमने एक ही तरीके से दर्शा दिया? ऐसा तो नहीं था। तो क्या करते हैं हम, हमारी शीट तो लिमिटेड है। अगर कोई 12 किलोमीटर की लाइन है, उसको शीट पर दर्शाया जाए तो 12 किलोमीटर में तो दर्शाएंगे नहीं, इतने बड़ा कागज थोड़ी लेकर आएंगे। तो हम उसको कागज पे क्या करते हैं, ये रही 12 किलोमीटर, स्केल रख के मान लेते हैं। अब आपकी बिल्डिंग 12 बाय 12 बाय 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर की थी, तब आपको ऐसा भी नहीं करेंगे कि स्केल लिया था, इसको कुछ स्केल पर रख लिया, फुटा रखा अपना, आपने इसको नाप लिया अलग, इसको नाप लिया अलग। जब एक्चुअल में आप स्केल से नापेंगे तो देगा ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। तो क्या हुआ, आपका स्केल बिगड़ गया। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का नक्शा बनाने के लिए स्केल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्केल लेते हैं, ताकि जो हमारी बिल्डिंग है जैसी फील्ड में है एक्चुअल वैसे ही मेजरमेंट कहाँ है, हमारी शीट पर। अगर इस रूम का नाम 12 बाय 12 का है तो ये शीट पर भी 12 बाय 12 का ही दिखना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना स्केल को लेट कर देंगे, मतलब कि एक स्केल मान लेंगे कि 12 किलोमीटर बराबर इतना सेंटीमीटर है और उतने ही सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे अपनी शीट पर। सेम ऐसा ही हमें मैप के लिए करना पड़ेगा। लेकिन मैप के लिए क्या करेंगे, ये 12 किलोमीटर की लाइन है, ये तो 500 किलोमीटर की लाइन है। तब हम क्या करेंगे, अपने स्केल को छोटा कर देंगे ताकि वो ज्यादा बड़ी दूरी को
छोटे में दिखा सके। इसका मतलब क्या हुआ, जब ज्यादा बड़े एरिया को छोटे में दिखाना होता है तो वो क्या है, छोटा स्केल, और जब बड़े एरिया को ही छोटे में दिखाना होता है तो वो क्या है, बड़े में दिखाना है तो बड़ा स्केल। तो स्केल से समझते हैं, आपको इस चीज समझ में आएगी मैप और प्लान क्या होते हैं। मैप का एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, किसी स्टेट का मैप, स्टेट का मैप। स्केल क्या होता है, स्केल को समझिए, नक्शे पर दिखाई गई दूरी, दिखाई गई प्रत्येक दूरी व फील्ड एरिया की, फील्ड में वास्तविक दूरी, दूरी के बीच, वास्तविक दूरी के बीच स्थिर अनुपात को, अनुपात को स्केल कहते हैं। स्केल क्या है, जो क्या कर रहा है, आपकी वास्तविक जो फील्ड की दूरी है, फील्ड में जो डिस्टेंस है और जो नक्शे पर डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, किस पर, नक्शे पर, उन दोनों के बीच का अनुपात होता है। मतलब कि ये जो फील्ड की दूरी थी RF इक्वल टू होता है नक्शे पर दूरी बट्टे में क्षेत्र में दूरी, नक्शे पर दूरी बट्टे में फील्ड की दूरी, क्षेत्र में, क्षेत्र पर दूरी। यहाँ पर R जो होता है इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। किसी स्केल को निकालने के लिए हमें स्केल क्या लेना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी नक्शे की दूरी को बट्टा करते हैं क्षेत्र पर दूरी पर। मान लीजिए आपकी क्षेत्र की दूरी 12 किलोमीटर है, कितनी है, 12 किलोमीटर, और आपने लेट कर लिया, क्योंकि हमें ये क्या दिखानी है, शीट पर दिखानी है। हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो क्या होगा, आप स्केल लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर को दर्शाना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये 1 सेंटीमीटर इतना किसको दर्शा रहा है, 1 किलोमीटर को, तो मतलब कि 12 किलोमीटर को दर्शाने के लिए आपको कितनी बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, एक्चुअल में देखें तो 12 सेंटीमीटर की। तो ये होती है स्केलिंग, कि हमने स्केल कर लिया, कि हमने लेट कर लिया कि इतने सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर है। तो जब आप स्केल रखेंगे तो 12 सेंटीमीटर की लाइन आपकी प्रेजेंट करेगी 12 किलोमीटर की लाइन को, फील्ड की को। तो नक्शे पर दूरी क्या होती है, नक्शे पर दूरी बट्टे में क्षेत्र पर दूरी, ये होता है आपका स्केल। स्केल आपके 3 टाइप्स के होते हैं, स्केल जो है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका लार्ज स्केल, दूसरा होता है मीडियम स्केल, तीसरा होता है आपका स्मॉल स्केल। अब लार्ज स्केल में जो आपकी वैल्यू आती है, अगर 1 सेंटीमीटर बराबर जो है, अगर 10 मीटर या इससे कम है तो वो होता है आपका लार्ज स्केल। अभी समझते हैं इसको। मीडियम स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर से 100 मीटर के बीच में है तो वो आता है मीडियम स्केल के। स्मॉल स्केल का होता है यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बराबर है तो वो होता है स्मॉल स्केल। अब हम अपना आरएफ देखते हैं। जैसे कि आपका ये है लार्ज स्केल, इसको आरएफ पर रखते हैं तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। नक्शे पर दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, बट्टे में क्षेत्रफल की दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो यहाँ हमने कितना कर लिया, 10 मीटर। ऊपर क्या है, सेंटीमीटर। हमें क्या करना होगा, इन दोनों को अलग अलग डायमेंशन है, एक करनी होगी। तो हम क्या करेंगे,
मीटर क्या सेंटीमीटर बनाएंगे तो गुणा कर देंगे 100 का, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपका RF क्या आ गया 1। अब ये क्या है सेंटीमीटर बन गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1 = 1000। ये हो गया आपका स्केल। ये क्या है RF = इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है 1000। ये आपका लार्ज स्केल है। अभी हम स्मॉल स्केल को लेकर चलते हैं। स्मॉल स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। इसको हम क्या बोल सकते हैं 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं इस चीज को। इसको लेके देखते हैं इसी पर। तो RF बराबर क्या आएगा 1 सेंटीमीटर बट्टे 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर को चेंज करेंगे हम किसमें मीटर में, तो मीटर में कितना हो गया 1000। अब मीटर में आ गया, लेकिन ये चीज क्या है सेंटीमीटर में। तो आप क्या करोगे इसको सेंटीमीटर के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो क्या है हमारी ये सारी डायमेंशन सेंटीमीटर कैंसिल हो गई। अब हमारा RF कितना आया 1 में 2 3 4, ये आया हमारा RF। मतलब कि ये RF = कितना हो गया 1:1 2 3 4 5। अब हमारा कौन सा स्केल बढ़ा हुआ, इसका मतलब क्या है इसमें नीचे की संख्या छोटी है तो ये स्केल बड़ा आएगा, बट्टे में छोटी संख्या है, यहाँ बट्टे में बड़ी संख्या है। जब आप इसका फ्रैक्शन करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी छोटी, इसका फ्रैक्शन करने पर इसकी वैल्यू इसकी कंपैरिजन में कैसी आएगी बड़ी। ये क्या है लार्ज स्केल। स्केल पे बना तो उसे हम क्या कहते हैं मैप कहते हैं, और जब लार्ज स्केल पे बना तो उसे हम क्या कहते हैं प्लान कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, सर्वे के सिद्धांत क्या है, सर्वे किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सर्वे 2 सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना। दूसरा इसका सिद्धांत होता है लोकेट अ न्यू पॉइंट, by 2 reference points, तो हमारा जो सर्वे है वो इन 2 सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम पहला देखते हैं वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्या है। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब है कि अगर कोई सर्वे कार्य है, कोई एरिया है, उसमें जब हम कार्य करना स्टार्ट करेंगे, अगर ये हमारा कोई फील्ड है, इसमें हम अपना मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, तो आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे बीच में खड़े हो जाएंगे और नापना स्टार्ट कर देंगे बाहर की ओर। तो इसका मतलब क्या है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इस तरीके के सर्वे में जो हमारा सर्वे एरिया है उसको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। किसमें डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे भागों में। कुछ इस तरीके से छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने के बाद फिर हम इसका सर्वे करते हैं बाहर से अंदर की ओर। कभी भी सर्वे फील्ड में जब सर्वे किया जाता है तो अंदर से बाहर की ओर नहीं किया जाता है, बाहर से पूर्ण से अंश की ओर किया जाता है, बाहर से अंदर की ओर। इससे क्या होता है कि जब हम सर्वे करते हैं, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया किसी पॉइंट से और हमें अपना सर्वे करते हुए आगे बढ़े, तो क्या हुआ, तो हम क्या करते हैं अपने कार्य को बाहर से अंदर की ओर करना स्टार्ट करते हैं। तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में क्या करते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार सर्वे एरिया को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। तथा सर्वे कार्य
बाहर से अंदर की ओर किया जाता है, बाहर से अंदर की ओर, मतलब पूर्ण से अंश की ओर, पूरे से अंदर की ओर। तो जब हम इसको छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये फील्ड वर्क है, हम इसमें मेन स्टेशन, इसकी बाउंड्री पर स्टेशन स्थापित करते हैं। जैसे इसको हमने मान लिया ए है, डिफाइन करने के लिए पॉइंट्स को जरूरी होता है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई, इनको बोला जाता है कंट्रोल पॉइंट्स। क्या बोला जाता है, कंट्रोल पॉइंट, या फिर इनको बोलते हैं मेन पॉइंट, मेन पॉइंट। सर्वे स्टेशन भी बोलते हैं, वो आगे आप फील्ड में जब होगा तब फील्ड में देखेंगे आप, इसको सर्वे स्टेशन भी बोलते हैं। ये कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जहां से हम अपने फील्ड के पूरे एरिया को कंट्रोल करते हैं। जब इन पॉइंट्स को हम निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं, ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को, डी से ई को हम मिला देते हैं। इसके बाद हमारा जब एरिया हमारे पास आ जाता है पूरा, तो हम उसमें सीधे सर्वे करना स्टार्ट नहीं करते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये लाइन डाल ली हमने, तो ये ए ई डी बन गया एक पार्ट। जब ये बन जाता है तो इसके बाद हम इसमें कुछ टाई स्टेशन, उप बिंदु और डालते हैं। जैसे कि ये सी से हमने और छोटा कर दिया इसको, कुछ इस तरीके से। ई से हमने यहाँ लंब डाल दिया, इसको और छोटा कर दिया। तो यहाँ जो स्टेशन बने सी ई, ये होते हैं टाई स्टेशन, टाई स्टेशन। ये स्टेशन से क्या है, हमारा जो एरिया था एक, वो कितने पार्ट्स में बट गया, 1 2 3 4 भागों में हमने उसको डिवाइड कर दिया। और हम चाहें तो इसको और भी छोटे भाग में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो हमारा सर्वे का सिद्धांत कहता है कि हमें अपने वर्क को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना है। इसके बाद अपने सर्वे कार्य को स्टार्ट करना है बाहर से अंदर की ओर। तो इस तरीके से करने से क्या होता है, आपने जो नापना स्टार्ट किया, यदि आप इसमें फील्ड में नापना स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए ए बी सी डी ई पॉइंट पर, जब आपने ए से स्टार्ट किया नापना इस बिंदु से, यहां से आपने नापा ये 10 किलोमीटर की लाइन को, आपसे नप गई है 12 किलोमीटर की, गलती से बाय मिस्टेक आपसे 12 किलोमीटर की नप गई। अब आप यहां से स्टार्ट हुए थे, आप बढ़ते जा रहे हैं अपने काम की ओर, ये नापा, फिर आपने ये नापा, फिर आपने ये नापा, ये नापा, ये नापा, ये नापा, लास्ट में आपको पता चला कि आपका जो वर्क है उसमें कहीं ना कहीं एरर हो गया है, मतलब कि मिस्टेक हो गई है। पर मिस्टेक आखिर आपने की किस जगह थी, अब उसके लिए आपको क्या है, पूरा फील्ड देखना पड़ेगा अपनी मिस्टेक को चेक करने के लिए, मतलब अपना कार्य आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सर्वे करने से क्या होता है कि जो हमारा एरर होता है वो बढ़ता चला जाता है, वर्क के साथ बढ़ता चला जाता है। जैसे छोटी चीज है, छोटी चीज से आपने स्टार्ट किया, क्या है, वो बाहर की ओर बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही अगर हम अंदर से बाहर की ओर करेंगे तो हमारा जो एरर था वो छोटा था, लेकिन छोटा होने के बाद हमने उसको क्या किया, काम करते गए और वो बड़ा हो गया। उसी जगह पर अगर हमारा ये प्रोसेस होता है तो इसमें हमने ए बी सी को अलग नापा, बी सी को अलग नापा, तो जो इसका एरर था, अगर यहाँ कहीं एरर आया था तो वो इसी ए बी सी के अंदर ही सीमित रह गया, उसने दूसरे वाले एरिया को हमारे को इफेक्ट नहीं किया है। क्या नहीं किया है, इफेक्ट नहीं किया है, मतलब जो एरर यहाँ था वो यही है। अब जब आपको पता चला कहीं एरर आया था तो आप क्या करेंगे, अपने एक ही एरिया में को नाप के और उस एरिया में ही एक बार नापना करना पड़ेगा और आप अपनी इस चीज को ठीक कर लेंगे। आपको ये 12 किलोमीटर की लंबाई के लिए सब कुछ नहीं नापना है, सिर्फ इसी को देखना है और आपकी एरर यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। जैसे कि हमारा क्या है, अगर हम बाहर से स्टार्ट कर रहे हैं तो चीज क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर बाहर की ओर करते जाएंगे तो वो चीज बड़ी होती जाएगी, ये मेमोरी करने का तरीका है। और अगर पूर्ण से अंश की ओर आ रहा है तो वो चीज आपकी
छोटी होती जा रही है, मतलब कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट से अगर हम कोई एरर करते हैं तो वो माइनस हो जाता है या फिर बहुत कम उसका इफेक्ट आता है। इसलिए जो सर्वे का सिद्धांत है पहले ही रखा गया है वर्क टू होल टू पार्ट। और इससे दूसरा मेथड नहीं होता है, यही सिद्धांत है सर्वे करने का कि आप उसके छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके करेंगे। दूसरा था आपका लोकेट अ न्यू पॉइंट बाय 2 रेफरेंस पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, किन्हीं 2 बिंदुओं की सहायता से किसी नए बिंदु की स्थिति ज्ञात करना। मतलब कि किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक नए बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। 2 बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति की आवश्यकता होती है। अगर हमारी फील्ड पर, आप फील्ड में हैं, क्षेत्र में, यहाँ कोई पॉइंट था एक सी, आपको इसकी स्थिति अपने मैप पर दर्शानी है, तो क्या आप ऐसे दर्शा देंगे? आपको इसके सापेक्ष कुछ पता भी तो होना चाहिए कि इस वाले पॉइंट से इसकी स्थिति इतनी दूर है। अगर यहाँ कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग से वो वाला जो पोल है वो इतने डिस्टेंस पर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पोल की जो लोकेशन ले रहे हैं अपनी शीट पर, वो किसी के सापेक्ष ले रहे हैं। जब हम इसके सापेक्ष लेते हैं तो किसी एक ही पॉइंट से हमें इसकी स्थिति नहीं पता चलेगी। अब आपको पता है इसका यहाँ से डिस्टेंस इतना है, पर डिस्टेंस तो ये यहाँ भी जा सकती है, थोड़ा सा ये यहाँ भी आ सकती है। तो इसकी एक्यूरेट स्थिति पता होने के लिए 2 पॉइंट का होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? 2 पॉइंट का होना। अगर आपने यहाँ बिल्डिंग से देखा इसको, तो दूसरा आप किसी और चीज से भी इसकी स्थिति देखेंगे, तब जाके ये फिक्स क्या होगी, बाउंड होगी। अगर इस तरीके से देखते हैं तो जो फील्ड में है वही आप अपने मैप पर एक्यूरेट ले सकते हैं इसकी स्थिति को, कि ये इस बिल्डिंग से इतने डिस्टेंस पर और इस वाली बिल्डिंग से इतने डिस्टेंस पर थी, ये आ गई आपकी एक्यूरेट। तो इसके जो मेथड है, किस किस तरीके से हम इसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। पहला, अब हम कंडीशंस को लेकर चलते हैं कि हमारी कंडीशंस क्या है और किसी एक बिंदु की स्थिति हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके 2 पॉइंट हैं ए और बी, आपको एक सी पॉइंट की स्थिति ज्ञात करनी है, इस सी पॉइंट की, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? पहली चीज, आप इसको ए बी लाइन से लंब डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए बी लाइन से लंब डालकर, ये हमने मान लिया डी पॉइंट, इसके बीच से हमने सीधे सीधे सी डी को नाप लिया, सी डी को नाप लिया टेप से, बी डी को नाप लिया और ए डी को नाप लिया। अब जब आप शीट पर इसको बनाएंगे तो ये एक्यूरेट ऐसे ही आएगी। आपको पता है ए डी इतना है, बी डी इतना है और सी डी इतना है, तो सी की एक्यूरेट पोजीशन आपको यहाँ पर मिल गई अपनी शीट पर। तो पहला मेथड है, हम कैसे कर सकते हैं, ऑफसेट डालकर, सीडी रेखा पर, सीडी रेखा पर ऑफसेट डालकर, ऑफसेट डालकर। हमें ऑफसेट नहीं डालना, और भी तरीके हैं। दूसरा तरीका, आप किसी की लोकेशन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वही चीज है आपकी ए बी 2 पॉइंट है और आपको सी की लोकेशन ज्ञात करनी है एक्यूरेट। टेप लीजिए, ए सी को नापिए, बी सी को नापिए। क्या नापिए? ए सी और बी सी। जब आपको ए सी पता है और बी सी पता है, तो जब टेप से आप एक्यूरेट देखेंगे तो आपको सी की पोजीशन एक्यूरेट यहीं पर
आ जाएगी, AC और BC की दूरियां नापकर। इन दोनों की। थर्ड कंडीशन है कि आपको दूरी नहीं नापनी है। ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एंगल। तो आपके पास अगर कॉर्ड ABC का एंगल है, अब एंगल के बावजूद आपको AC और चाहिए, और AC की दूरी है, ABC का एंगल है और AC का डिस्टेंस है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, C की पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। या फिर हम इसको आप उल्टा करके ये भी कह सकते हैं कि आपके पास BAC का एंगल है और BC का डिस्टेंस है, मतलब कि BAC का एंगल और BC का डिस्टेंस है, तब भी आप C की पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। या फिर इसका एक और भी मेथड है, पोजीशन ज्ञात हम कई तरीके से कर सकते हैं। A B पॉइंट्स हैं दो, C की स्थिति हमें ज्ञात करनी है, ABC ज्ञात करो आप और BAC ज्ञात करो। मतलब कि ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए और ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए, तो क्या होगा, अपने आप ही C की लोकेशन आ जाएगी। कॉर्ड ABC आपको पता है और कॉर्ड BAC अगर पता है, तो ये 5 तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी एक बिंदु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है, 2 बिंदुओं की स्थिति पहले से ज्ञात होना। किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए 2 बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति ज्ञात होना आवश्यक है। उसके बाद हम क्या लीनियर से या एंगुलर माप से ज्ञात कर सकते हैं बिंदु की स्थिति को। लीनियर, ये लीनियर मापों से हम ज्ञात कर रहे थे, और एंगुलर मतलब कि जिसमें हम एंगल ले रहे थे। तो ऐसी स्थिति हम रैखिक और कोणीय मान से ज्ञात कर सकते हैं, या तो रैखिक ही रैखिक से, या कोणीय कोणीय से, या फिर दोनों के मिक्स से। तो इस तरह से ये 2 सिद्धांत है हमारे सर्वे के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे कौन कौन से हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना, किसी बिंदु की स्थिति किन्हीं 2 बिंदुओं के सापेक्ष ज्ञात करना। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, तो सर्वे को हमने कैसे कैसे क्लासिफाइड किया हुआ है। तो जो सर्वे है कई तरीके से क्लासिफाइड होता है। पहला जैसा हम देखते हैं अकॉर्डिंग अर्थ कर्वेचर। अर्थ कर्वेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है सर्वे, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अर्थ कर्वेचर के अकॉर्डिंग हमारा एक होता है प्लेन सर्वे एंड सेकंड होता है जियोडेटिक सर्वे। समतल सर्वे एंड भूपृष्ठीय सर्वे। जब सर्वे में प्लेन सर्वे क्या था, जब वक्रता को हम कंसीडर नहीं कर रहे थे, पृथ्वी की गोलाई को मानकर नहीं चल रहे थे, पृथ्वी को समतल मान रहे थे। जियोडेटिक सर्वे क्या था, जब पृथ्वी की कर्वेचर को हम कंसीडर कर रहे थे, ध्यान में लेकर चल रहे थे, मतलब कि पृथ्वी को हमने उसमें गोलाई को कंसीडर किया था, वो क्या था जियोडेटिक सर्वे। ऐसे और भी कई तरीके से अकॉर्डिंग से हम क्या है अपने सर्वे को क्लासिफाइड कर सकते हैं। बी होता है आपका अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ वर्क। जैसा हमें पता है कि सर्वे क्या है, बहुत जगह अलग अलग तरीके के सर्वे होता है, जरूरी नहीं है सिर्फ नापने ही सर्वे है, हर चीज का सर्वे होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है सर्वे का हम वो देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ वर्क, जो कार्य करने वाली जगह है उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्वे कितने प्रकार का होता है। पहला आपका होता है लैंड सर्वे, दूसरा आपका होता है मराइन,
मरीन या हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। एंड थर्ड आपका होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ये क्या होते हैं? लैंड सर्वे क्या है? जब सर्वे को लैंड सर्वे मतलब कि थल सर्वेक्षण, जब सर्वे हम भूमि पर रहकर करते हैं, मतलब कि हम जमीन पर जब सर्वे करते हैं तो ऐसे सर्वे को क्या कहते हैं? लैंड सर्वे कहते हैं। मरीन और हाइड्रोलॉजिकल, इससे मतलब क्या समझ रहा है? हाइड्रो मतलब हम किसके लिए यूज करते हैं? जल के लिए। जब सर्वे समुद्र या जल में किया जाता है, समुद्र या जल में, सर्वे समुद्र जल में भी होता है। समुद्रों की लंबाई हमें पता है कि ये समुद्र इतना से इतनी दूरी तक फैला हुआ है, मतलब कि हमें समुद्र का विस्तार पता है। किस वजह से पता है? उसके लिए जो सर्वे किया जाता है उसको बोलते हैं मराइन और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। जो समुद्र या जल में जल का विस्तार, जल की गहराई आदि ज्ञात की जाती है। जल की गहराई आदि ज्ञात की जाती है। तो इस प्रकार के सर्वे को क्या कहते हैं हम? मरीन सर्वे। इस प्रकार के सर्वे में आपका बंदरगाहों का जो निर्माण होता है, समुद्र के किनारे जो बंदरगाह होते हैं उनका जो निर्माण करने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो भी आपका मरीन सर्वे में ही आता है। या फिर नेविगेशन मतलब कि नौसेना में, जो आपकी नौसेना होता है, नौसेना में जो भी वर्क होता है उसके लिए जो सर्वे किया जा रहा है, बंदरगाह बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है, वो सब आपका मरीन और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में आता है। यहाँ तक जो आपकी ज्वार भाटाएं आती हैं, समुद्र में क्या उठती है? ज्वार भाटा। तो उनकी जो ऊंचाई, उतार, कितना वो चढ़ उतार हो रहा है उसमें, कितना उसमें चढ़ाव हो रहा है, तो ज्वार भाटा का जो उतार चढ़ाव है वो भी किससे पता किया जाता है? ज्वार भाटा का उतार चढ़ाव भी हम मराइन सर्वे से ही पता करते हैं। या फिर समुद्र की मीन सी लेवल ज्ञात करने में, समुद्र की मीन सी लेवल ज्ञात करने में किया जाता है। तो क्या है? इस प्रकार के सर्वेक्षण में समुद्र या जल में जल का विस्तार, जल की गहराई आदि ज्ञात की जाती है। इस प्रकार का सर्वे बंदरगाह, नेविगेशन, ज्वार भाटा का उतार चढ़ाव व समुद्र की मीन सी लेवल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये जो मीन सी लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्वे के लिए। क्या होता है मीन सी लेवल? मीन सी लेवल क्या होता है इस पर जरा हम नजर डालते हैं। अगर आपका घर इतनी ऊंची बिल्डिंग है, या फिर आप कह दें आपकी जो टावर है कोई बहुत बड़ी, कोई टावर है, आप कह रहे हैं इस टावर की ऊंचाई 10 किलोमीटर है, एज्यूम किया हमने, आपने कहा इस टावर की ऊंचाई 10 किलोमीटर है। अब हमारी पृथ्वी क्या है कि ये बहुत ऊंची है, सबसे ऊंची है, इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी कैसी है? कहीं से ऊबड़ खाबड़ है, कहीं से ऐसी है, कहीं से इस तरीके से गोल भी है। आप यहाँ खड़े थे और आपने यहाँ से ऊंचाई नाप ली, आपकी 10 किलोमीटर आई, पर यहाँ वाले व्यक्ति को वो कितनी नजर आई? 10 नजर आई क्या? उसको तो ये बस इतनी नजर आई। और वहीं यहाँ वाले व्यक्ति को वो कितनी नजर आ रही है? बहुत ज्यादा, 10 से भी ज्यादा। इसका मतलब क्या है? लेवल हमारी पृथ्वी का इक्वल नहीं है। तो हम जब ऊंचाई और गहराई ज्ञात करते हैं तो हम उसको एक लेवल से नहीं मान सकते। तभी तो देखा है आपने स्टेशनों पे बोर्ड्स पे क्या लिखा रहता है? समुद्र तल से, मीन सी लेवल से ऊंचाई। हमारी पृथ्वी इकसार नहीं है, समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। लेकिन हमें पता है कि ये जो समुद्र होता है, समुद्र का पानी की गहराई और समुद्र जो है वो हमेशा समतल में है। समुद्र कैसा है? समतल है। ये कहीं भी हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, समुद्र हर जगह समतल है, क्योंकि पानी हमेशा समतल में होता है। तो हम समतल मानने के लिए, समतल लेने के लिए हम समुद्र को अपना मीन सी लेवल मान के चलते हैं। मतलब कि जो भी ऊंचाई या गहराई ज्ञात की जाती है वो समुद्र से ज्ञात की जाती है। और समुद्र क्या है? अनंत गहराई का है।
हम समुद्र की गहराई को नहीं भाप सकते कि टोटल कितनी है। तो हम क्या करते हैं कि जिस गहराई तक हम जा सकते हैं वहां पर एक मीन मान लेते हैं, मतलब कि माध्य समुद्र गहराई एक माध्य मान लिया कि यहाँ पर माध्य है। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, अपना गहराइयों को लेना चालू कर देते हैं। अब चाहे वो मुंबई हो, आगरा हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, उनकी जो सिटीज की जो ऊंचाई और गहराइयां है, ये कि हमारी ये वाली सिटी ऊंची है, ये वाली सिटी गहरी है, वो सब हमने कहाँ से पता की है, मीन सी लेवल से। उनकी ऊंचाइयां कहाँ से है, मीन सी लेवल से, क्योंकि वो इतनी इतनी दूर है कि वहां तक तो कर्वेचर का इफेक्ट आ रहा होगा, तो हम उसको अपने हिसाब से ऊंचाइयों को नहीं देख सकते। अब जब आप इस मीन सी लेवल से देखेंगे तो चाहे आप दुनिया के इस कोने पर खड़े हैं तो भी आपको यही दिखाई देगी, यहाँ है तो भी आपको वही दिखाई देगी जो है एक्चुअल, यहाँ है तो भी आपको एक ही दिखाई देगी। तो एक सारता के लिए, ताकि कोई डिफरेंस ना हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो, चाहे आप इंडिया के किसी स्टेट में हो, आपके लिए सभी मेजरमेंट इक्वल रहे, अलग ना लगे, इसलिए हमने क्या माना है, मीन सी लेवल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सर्वे के लिए, क्योंकि आप जो भी ऊंचाई गहराई निकालते हो वो मीन सी लेवल से निकालते हो। तो अब इसको हमेशा याद रखिएगा, मीन सी लेवल क्या होता है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारे टॉपिक पे सर्वे चल रहा था, मरीन सर्वे हम जान गए क्या होता है, जो जल के से संबंधित सर्वे है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है, इस प्रकार का सर्वे सूर्य, तारों, चंद्रमा व ग्रह की स्थिति, चंद्रमा व ग्रह के ऑब्जर्वेशन लेने में किया जाता है। सर्वे सिर्फ भूमि पर नहीं होता है, ऊपर बाहर ब्रह्मांड में भी होता है। आजकल हम स्पेस से जाते रहते हैं इधर उधर, कभी आपका स्पेस मंगल पर जा रहा है, कभी आपका स्पेस कहीं और जा रहा है, तो वहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, किस ग्रह की स्थिति कहाँ पर है, वो सब जो देखने का काम होता है वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का, खगोलीय सर्वे का, जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में स्थित या ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भी चीज है उनका सर्वे किया जाता है। हमारी पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है, सूर्य की दूरी बुध ग्रह से कितनी दूर है, ये सब पता हम किस में करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में। तो अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ वर्क, एक जो भूमि पर हो रहा था, एक जो जल पर हो रहा था, और दूसरा जो खगोलीय मतलब कि आकाश गंगा में जो हो रहा है। तो ये जो दो है, ये जो हम इससे रिलेटेड है, सर्वेइंग सिविल इंजीनियरिंग किससे रिलेटेड है, लैंड से। तो हम लैंड की बात करते हैं। लैंड सर्वे जो है आपके, वो कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका टोपोग्राफिकल, दूसरा आपका होता है कैडस्ट्रल, थर्ड आपका होता है सिटी सर्वे। लैंड पर जो सर्वे है वो 3 टाइप का होता है, जानते हैं कौन कौन से होते हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे किसे कहते हैं, कैडस्ट्रल सर्वे किसे कहते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे और कैडस्ट्रल सर्वे में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों ही सर्वे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, ऐसा सर्वे, ये जो सर्वे है, यह सर्वे भू क्षेत्र की आकृति ज्ञात करने के लिए, भू क्षेत्र से मतलब क्या है, नदी है आपका, जंगल है, पहाड़ है, नदी जंगल पहाड़, मतलब कि भू क्षेत्र जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, मतलब कि जो नेचर में है, नदी जंगल पहाड़, इन सब की आकृतियों को ज्ञात करना, या फिर या मानव कृत्रिम आकृति, कृत्रिम आकृति में क्या आती है आपकी, सड़क, नगर,
शहर, ये सब किसमें आती है आपकी कृत्रिम में, जो मानव रचित है। तो इनकी आकृति व इनकी स्थिति ज्ञात करने को यह सर्वे भू क्षेत्र की आकृति, प्राकृतिक भू क्षेत्र की, जैसे नदी, जंगल, पहाड़, या कृत्रिम आकृति जैसे सड़क, शहर आदि की आकृति व स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। शहर आदि की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। हमें पता है कि हमारा जो डेल्टा वन है वो कुछ इस शेप का है। हमें क्या पता है उसकी आकृति। हमारी नदी इस तरीके से कोई एस शेप में है, कोई यू शेप में है। तो इन सब की जो आकृतियां हैं वो हमें किससे पता है? हम किसमें पता करते हैं? टोपोग्राफिकल सर्वे में, मतलब कि भू आकृतियों को पता करना, टोपोग्राफिकल सर्वे में। कैडस्ट्रल सर्वे देखते हैं। कैडस्ट्रल सर्वे किसे कहते हैं? यह सर्वे नगरों, राज्यों व शहरों की सीमाएं निर्धारित करता है। सीमाओं, राज्यों व शहरों की सीमाएं निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस सर्वे में हम क्या करते हैं? नगरों, राज्यों और शहरों की सीमाएं निर्धारित करते हैं कि ये कानपुर का बॉर्डर है, कि ये दिल्ली का बॉर्डर है। तो ये जो बॉर्डर, जो सीमाएं निर्धारित हो रही है, वो सब किस में आती हैं? आपकी कैडस्ट्रल सर्वे में आती हैं। या फिर इनके एरिया के, हमारी सिटी का एरिया इतना है, इतना है, वो सब हम किससे पता करते हैं? कैडस्ट्रल सर्वे में। शहरों की सीमाएं निर्धारित करने व उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। ज्ञात करने में। सिटी सर्वे क्या होता है? सिटी सर्वे मतलब कि नगरीय सर्वेक्षण। तो नगरीय सर्वेक्षण जो होता है, इस प्रकार का सर्वे पाइपलाइंस, वाटर ड्रेनेज होता है आपका, इस प्रकार का सर्वे वाटर ड्रेनेज, सीवर लाइन, वाटर सप्लाई, पाइपलाइन, बट टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन आदि की स्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। आदि की स्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। वाटर ड्रेनेज मतलब कि जो नालियां हमारी जो होती हैं, जल निकासी के, हमारे गांव शहरों में क्या होता है, ये नाली यहाँ से जा रही है, वहां से मिल रही है, इधर से जा रही है, फिर ये शहर से बाहर कहीं और बड़े तालाब में निकल जाएगी। तो इसका जो रूट, जो इसकी दर्शा रहे हैं इसकी स्थिति को, कि कहाँ से शुरू होगी, कहाँ जाएगी, कहाँ से कौन सी मिलेगी, नालियां जो होती है, वो सब किसमें की जाती है? सिटी सर्वे में। वाटर ड्रेनेज, जल निकासी, सीवर लाइन, या फिर वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई भी आती है। तो उसके लिए जो पाइपलाइंस डलती हैं, कौन सी पाइपलाइन कहाँ से कैसे निकल के जाएगी, किसमें ज्वाइंट होगी, आपका पाइपलाइन, टेलीफोन लाइन, ये सब की स्थिति हम किसमें दर्शाते हैं? सिटी सर्वे में। तो ये लैंड सर्वे के थे, किसके अकॉर्डिंग? प्लेस ऑफ वर्क, जिसमें आपका टोपोग्राफिकल और कैडस्ट्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस कुछ नहीं है, ये नगरों की सीमाओं को निर्धारित करता है, ये भू आकृतियों को बताता है। छोटा सा ही डिफरेंस है बस। अब देखते हैं सी, अकॉर्डिंग टू पर्पस। सी, अकॉर्डिंग टू पर्पस। पर्पस मतलब कि उसके कार्य के, उद्देश्य के अकॉर्डिंग किस तरीके के हमारे सर्वे होते हैं। तो उद्देश्य के अकॉर्डिंग आपका होता है मिलिट्री सर्वे,
रूट सर्वे, माइंड सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे। तो ये होते हैं आपके किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पर्पस। और एक आपका होता है जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे। ये भी सर्वे के ही पार्ट्स हैं जो कि उनके कार्य के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए। तो मिलिट्री सर्वे क्या होता है, मिलिट्री से आप क्या समझ रहे हैं, आर्मी, फौज। तो मिलिट्री सर्वे, जो हमारी मिलिट्री है वो अपना काम स्वयं अलग करती है, वो अपने डॉक्टर्स भी अलग रखती है, अपने इंजीनियर्स भी अलग रखती है, उसका सब कुछ अपना डिफर रहता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो मिलिट्री सर्वे में मिलिट्री से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन सर्वे। क्या आपको क्या करना है कि मिलिट्री के लिए रोड निकालना है, ब्रिज बनाना है, या फिर किसी ठिकाने को पता करना है, उसका सर्वे करना है, वो सब किस में आता है, आपका मिलिट्री सर्वे में आता है। रूट सर्वे क्या होता है, रूट से आप क्या समझ रहे हैं, रूट, रास्ता। तो किसी पाइपलाइन के लिए हम जो रास्ता दे रहे हैं, पाइपलाइन के लिए, या फिर जो रेलवे ट्रैक होते हैं, रेल के लिए, ट्रेन के लिए हम क्या रेलवे ट्रैक्स डालते हैं। तो रेलवे ट्रैक तो बहुत लंबाई तक डालते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे स्टेट जा रहे हैं, तो उनके लिए जो रूट तैयार किया जाता है कि इस तरीके से घूमकर इस तरीके से जाएंगे, तो ये क्या कहलाता है, रूट सर्वे। जो हमने ट्रेन के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए जो तैयार किया, रेलवे ट्रैक का सर्वे। क्या था कि हमारी ट्रेन कहाँ से, किस कंट्री, स्टेट से, किस शहर से होते हुए कैसे कैसे जाएगी, वो पूरा रूट का जो हमने सर्वे तैयार किया है वो क्या होता है, रूट सर्वे। माइन सर्वे क्या होता है, माइन क्या होती है, खदानें। तो ऐसे सर्वे जिसमें खनिज पदार्थों के लिए सर्वे किया जाए, खनिज पदार्थों के भंडारण की खोज के लिए। की खोज के लिए हमारी पृथ्वी के नीचे हमें पता है बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, हीरा, सोना, कोयला, पेट्रोल, सब कहाँ मिलता है, पृथ्वी के नीचे। ये तो नहीं है कि एक ही जगह मिल जाता है। अब अगर हम अपने एरिया की बात करें तो हमारे यहाँ तो ये सब चीजें खनिज पदार्थ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें पता है सऊदी अरब में पेट्रोल मिलता है। तो वो हमें क्यों पता है, क्योंकि हमने सर्वे करके पता किया था कि वहां पे पेट्रोल है। तो इस प्रकार के सर्वे में क्या करते हैं, कई कई सालों तक बहुत बहुत गहराई तक खोदा जाता है, पृथ्वी को ड्रिल किया जाता है, उसमें से अगर खनिज पदार्थ निकलता है तो मतलब कि ये जगह खनिज पदार्थों के लिए ठीक है। तो इस तरीके के जो सर्वे होते हैं क्या होते हैं, माइन सर्वे, जिसमें हम क्या पता कर रहे होते हैं, खनिज पदार्थों का भंडारण, चाहे वो लोएस्ट पदार्थ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्कोलॉजिकल सर्वे। आप इसको ऐसे ही समझ जाएंगे, पुरातत्व सर्वेक्षण। जो इतिहासकार होते हैं उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया, मोहनजोदड़ो सभ्यता का पता लगाया। कैसे लगाया, उन्होंने सर्वे किया था कि इस जगह पर हमें इस चीज के चिन्ह मिले। तो जो पुरातत्व, पुरानी चीजें होती हैं उनके लिए जो सर्वे किया जाता है, दबी हुई पुरानी, दबी हुई वस्तु, चिन्ह, पुरातत्व वस्तुओं का सर्वे करना। जो पुरातत्व विभाग होता है उसका काम ही बस यही होता है, क्या करना, कि जो पुरानी चीजें हैं, हमारे हिस्ट्री में क्या था, इतिहास में क्या था, उन सब चीजों की खोज करते हैं। वो दबी हुई, वो सब चीजें कहाँ दब गई, हमारी भूमि में दब गई हैं। चाहे पुरानी पुरानी मूर्तियां निकलती हैं, वो सब किससे निकलती हैं,
ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो सर्वे करता ही रहता है। वो क्या करता रहता है? सर्वे करता रहता है। कुछ ना कुछ तो उसे अवशेष मिलेंगे, मतलब कि पुरातत्व वस्तुएं जो अवशेष है उनका अवशेषों की खोज करना। हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि जो पुरानी बची हुई कुछ भी हिस्ट्री की चीज हो सकती है, अवशेष हो सकते हैं, उनकी खोज करना वो किसका काम होता है? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। वो सर्वे को क्या कहते हैं? आर्कोलॉजिकल सर्वे। ये है आपका जियोलॉजिकल सर्वे। तो जियोलॉजिकल ये होता है भूमिगत, जितनी भी आपकी सुरंगें बन रही होती हैं, भूमिगत सुरंग, भूमिगत रेलवे ट्रैक, अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक है, टनल है आपकी, वो सब किस में आती हैं? ये जो टनल है ये सब किस में आती है? आपकी जियोलॉजिकल सर्वे में, जो भूमि के नीचे काम हो रहा होता है, चाहे वो अंडर रेलवे ट्रैक हो, अंडरग्राउंड, चाहे अंडरग्राउंड टनल हो, अंडरग्राउंड रोड हो, उन सबको जो सर्वे किया जाएगा वो जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग। मतलब कि ये थे इनके पर्पस के अकॉर्डिंग सर्वे को हम क्या क्या कह सकते हैं? काम वही बंदा वही चीजें हो रही है, लेकिन अगर वो यहाँ हो रही है टनल के लिए तो उसको हमने बोल दिया जियोलॉजिकल। अगर वो खुदाई में खनिज पदार्थों की खुदाई के लिए सर्वे किया जा रहा है तो उसको बोल दिया माइन सर्वे। रेलवे के रूट के लिए किया जा रहा है तो उसको बोल दिया रूट सर्वे। तो ये पर्पस के अकॉर्डिंग थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट ये जो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है कि सर्वे कितने प्रकार के होते हैं उपकरण के आधार पर। किसके आधार पर? उपकरण के आधार पर। तो उपकरण के आधार पर देखें तो आपका पहला होता है चेन सर्वे, दूसरा आपका होता है कंपास सर्वे, थर्ड आपका होता है थियोडोलाइट सर्वे, फोर आपका होता है प्लेन टेबल सर्वे, फाइव होता है फोटोग्रामेटिक सर्वे। फोटोग्रामेटिक सर्वे। सिक्स आपका होता है टोपोग्राफिकल सर्वे, या फिर बोल देते हैं इसको टैकोमीटर सर्वे। टैकोमीटर सर्वे। सेवन आपका होता है ईडीएम सर्वे। ईडीएम सर्वे। तो ये आपके सर्वेइंग के टाइप्स हैं। किसके अकॉर्डिंग? इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। आपके ईडीएम में मैगोमीटर आता है, रेंज मास्टर आता है। ये सब क्या है? ईडीएम के पार्ट्स हैं, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट जो ईडीएम में यूज होते हैं। ईडीएम की फुल फॉर्म क्या बताई थी हमने? इलेक्ट्रो डिस्टेंस मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि उपकरण के आधार पर सर्वे के प्रकार बताइए। तो उपकरण के आधार पर जो जो उपकरण सर्वे में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि चेन सर्वेइंग है, इसमें हम चेन का प्रयोग करते हैं। जब हम सर्वे में चेन का प्रयोग करते हैं तो ऐसे सर्वे को चेन सर्वेइंग कहते हैं। जब हम सर्वे करते हुए कंपास का प्रयोग करते हैं तो ऐसे सर्वे को कंपास सर्वेइंग कहते हैं। जब थियोडोलाइट मशीन का प्रयोग किया जाता है तो थियोडोलाइट सर्वे हो गया। प्लेन टेबल का यूज किया जा रहा है तो प्लेन टेबल सर्वे हो गया। फोटोग्रामेटिक, जब ऐसा सर्वे जिसमें हम फोटो लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि फोटोग्रामेटिक सर्वे नॉर्मल सर्वे, आप लोकेशन पे गए, आपने वहां गए, फोटो खींचे और फोटो को खींच के अपनी रिपोर्ट में लगा दिया, तो इस तरीके का सर्वे फोटोग्रामेटिक सर्वे होता है।
टैकोमेट्रिक सर्वे जो है ये टैकोमीटर से किया जाता है। ईडीएम सर्वे में आपकी डिस्टेंस मेजरिंग मशीनें यूज की जाती है, तो ये कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हमारे पूरा क्लासिफिकेशन सर्वे क्लियर होता है।